मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड 6th वीडियो है। हमने सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड 5th वीडियो में कैटालिसिस को स्टार्ट किया था और इस वीडियो में भी इसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंजाइम कैटालिसिस। वो रिएक्शंस जिनको एंजाइम कैटालाइज करते हैं एंजाइम कैटालिसिस कहलाती हैं। इनके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ कॉमन टॉपिक्स, कॉमन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको देखेंगे। उसमें पहला है एक्टिव सेंटर्स। कैटलिस्ट में स्पेसिफिक स्पॉट्स पर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उन्हें एक्टिव सेंटर्स कहते हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सेल्फ में तो कैटलिस्ट नहीं होते, लेकिन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उन्हें कैटलिस्ट प्रमोटर कहते हैं। ये किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करते, केवल कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें प्रमोटर्स कहा जाता है। तो हम प्रमोटर्स को देखेंगे। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को कम कर देते हैं या बिल्कुल समाप्त कर देते हैं, उन्हें कहा जाता है इनहिबिटर्स और कैटलिस्ट पॉइजन। तो इस तरीके से हम एक्टिव सेंटर्स, प्रमोटर, इनहिबिटर और कैटलिस्ट पॉइजन को सम टॉपिक्स में देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट्स। सॉलिड कैटलिस्ट्स की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं उनमें एक तो है एक्टिविटी, जो केमिकल एड्जॉर्प्शन की पावर पर डिपेंड करती है, और दूसरा है सिलेक्टिविटी। एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट रिएक्शन को पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए डायरेक्ट करता है, तो ये कहलाता है उसका सिलेक्टिविटी। फिर उसके बाद हम लास्ट टॉपिक देखेंगे और वो है सेफ सिलेक्टिविटी ऑफ जियोलाइट्स। जियोलाइट्स सिलिकेट्स होते हैं जिनमें हनी कॉम टाइप कैविटीज़ पाई जाती हैं। इन कैविटीज़ में ये गैसियस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और रिक्वायरमेंट होने पर उनका इमिशन भी करते हैं। तो इस तरीके से 6th वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंजाइम कैटालिसिस। अब हम देखेंगे एंजाइम कैटालिसिस। द रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स आर नोन एज एंजाइम कैटालिसिस। The reactions catalyzed by enzymes are known as enzyme catalysis. वो रिएक्शन जिसे एंजाइम कैटलाइज करता है एंजाइम कैटालिसिस कहलाती है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होते हैं जो लिविंग सेल्स में प्रोड्यूस्ड होते हैं। एक्चुअली ये प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। एंजाइम्स आर complex nitrogenous substances
produced in living cells actually these are proteins with high molecular masses. कैटलिस्ट भी कहा जाता है। These catalyze many biochemical reactions. So these are also known as biocatalyst. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम एथिल अल्कोहल या इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट करता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है स्टार्च का हाइड्रोलिसिस डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होने पर माल्टोज मिलता है। ये इथेनॉल है। जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। C12H22O11, this is sucrose, this is starch and this is glucose. सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। इसी तरह माल्टोज का हाइड्रोलिसिस माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होने पर ग्लूकोज मिलता है।
यूरिया का हाइड्रोलिसिस यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में होने पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन लैक्टोबैसिली एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स रहे। अब हम एक बार इसे फिर से समझते हैं। मैंने बताया वो रिएक्शंस जिनमें एंजाइम कैटलिस्ट का रोल करते हैं वो कहलाती हैं एंजाइम कैटालिसिस। द रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स आर नोन एज एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होती हैं जो लिविंग सेल्स में प्रोड्यूस्ड होती हैं। एक्चुअली ये प्रोटीन ही होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। एंजाइम बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, इसलिए इन्हें बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए। मैंने बताया कि ग्लूकोज को जाइमेज एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में माल्टोज में हो जाता है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस इन्वर्टेज या इसी को सुक्रेज एंजाइम भी कहते हैं की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हो जाता है। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में होता है। जो सुक्रोज होता है उसके एक मॉलिक्यूल में एक यूनिट ग्लूकोज की होती है और एक यूनिट फ्रक्टोज की होती है। कंडेंसेशन होता है, दोनों के बीच में कंडेंसेशन होता है। जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनती है। और जो माल्टोज होता है उसके एक मॉलिक्यूल में 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज होती है। तो जब इसे हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ग्लूकोज बनता है। दोनों का ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। ये हम आगे जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। यूरिया यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। मिल्क लैक्टोबैसिली एंजाइम की उपस्थिति में कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो रहा एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हाई इफिशियंसी। एंजाइम के एक मॉलिक्यूल में मिलियन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी होती है। मीन टू से बहुत ज़्यादा इफिशियंसी होती है। 1 molecule of enzyme can transform million reactant molecules जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पेसिफिक नेचर।
कोई एक एंजाइम केवल किसी एक रिएक्शन को ही कैटेलाइज करता है। वन एंजाइम catalyzes only one reaction। इसका मतलब है कि वेरी स्पेसिफिक नेचर रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम पीएच। कोई भी एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू पर ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। इसे उस एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। जनरली जो एंजाइम्स का ऑप्टिमम पीएच होता है वो 5 to 8 होता है। Each enzyme shows maximum reactivity at a particular pH। This pH is termed as optimum pH। It lies between 5 to 8। फोर्थ करैक्टरिस्टिक हम देखेंगे और वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर। प्रत्येक एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। इसे उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। इसकी वैल्यू 30 to 35 तक होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर होने पर एंजाइम की स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिससे रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होने पर एंजाइम फ्लेवी हो जाता है, इस कारण उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। ईच एंजाइम shows maximum reactivity at a particular temperature। This temperature is called as optimum temperature। which may be between 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जो नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है वो है कोएंजाइम।
सर्टेन सब्सटेंसेस की प्रेजेंस में एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इन सब्सटेंसेस को कोएंजाइम कहा जाता है। जनरली विटामिन्स कोएंजाइम की तरह बिहेव करती हैं। द एंजाइमेटिक activity is increased by certain substances known as coenzyme mostly vitamins act as coenzymes। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ये 5th नंबर था, ये 6th। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एक्टिवेटर्स। मेटल आयंस जैसे Na+ है, Mn+ है, CO3+, Cu+, तो इन मेटल आयंस की प्रेजेंस में एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब ये मेटल आयंस एंजाइम के साथ बॉन्डेड होते हैं तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। इन मेटल आयंस को ही एक्टिवेटर्स कहते हैं। एक्टिवेटर्स आर metal ions like Na+, Mn2+, CO3+, Cu2+, etc. When these metal ions are bonded with enzyme, the reactivity of enzyme increases. For example, activity of amylase is increased by सोडियम आयन। सोडियम आयन जब अमाइलेज के साथ बॉन्डेड होता है तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स। इनहिबिटर या पॉइजन जो एंजाइम के एक्टिव ग्रुप्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी
या तो डिक्रीज होती है या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। इनहिबिटर्स and poisons react with active functional groups of enzyme to decrease or destroy chemical एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर लेते हैं। इस तरह हमने देखा कि जो एंजाइम होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी रखते हैं, क्योंकि उनके एक मॉलिक्यूल में 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी होती है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नेचर होता है। एक एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटेलाइज करता है। ऑप्टिमम पीएच, प्रत्येक एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पर ही मैक्सिमम रिएक्टिविटी शो करता है, जिसे ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। और ऑप्टिमम पीएच की वैल्यू 5 से 8 के बीच में होती है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर। प्रत्येक एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो कि 30 से 35 के बीच हो सकता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम रिएक्टिविटी शो करता है। इसे उस एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ऑप्टिमम से अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एंजाइम डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिससे रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होता है तो जो एंजाइम होता है वो फ्लेबी हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, इसलिए उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। नेक्स्ट है कोएंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी सर्टेन सब्सटेंसेस की प्रेजेंस में बढ़ जाती है, उन्हें कोएंजाइम्स कहते हैं। जनरली विटामिन्स कोएंजाइम का काम करते हैं। कुछ मेटल आयंस जैसे Na+ है, Mn+ है, CO3+ है, कॉपर 2+ है, ये जब एंजाइम के साथ बॉन्डेड होते हैं तो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। इन्हें एक्टिवेटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है इनहिबिटर्स और पॉइजन्स। एंजाइम के एक्टिव ग्रुप्स के साथ अटैच होकर उसकी केमिकल एक्टिविटी को या तो डिक्रीज करते हैं या डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं। ये तो रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस को देखेंगे। मेरे बेटे, अब हम समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस को। एंजाइम कैटालिसिस की मैकेनिज्म को की एंड लॉग प्रिंसिपल के बेसिस पर समझा जा सकता है। जैसे प्रत्येक लॉग की एक यूनिक की होती है जिस पर रीजेस होते हैं। जब उस की को लॉक में फिट किया जाता है तो लॉक के अंदर सेफ्ट होते हैं जो स्प्रिंग से कनेक्टेड होते हैं। जब उसे हम घुमाते हैं तो वो सेफ्ट अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, जिससे लॉक ऑपरेट करता है, खुलता भी है और बंद भी होता है। बिल्कुल इसी तरह एंजाइम की सरफेस पर स्पेसिफिक कैविटीज पाई जाती हैं, जिनमें एक्टिव ग्रुप्स लाइक NH2, COOH मीन टू से अमीनो, कार्बोक्सिलिक, थायोएल्कोहल, एल्कोहल, OH एंड SH, इस तरीके के ग्रुप्स पाए जाते हैं। ये जो कैविटीज होती हैं इन्हें एक्टिव साइट बोला जाता है।
तो एक्टिव साइट में एप्रोप्रिएट साइज वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर के अटैच हो जाते हैं और फिर एक्टिव साइट्स में प्रेजेंट एक्टिव ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करके इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और इन प्रोडक्ट्स की एंजाइम के साथ एफिनिटी कम होने के कारण प्रोडक्ट एंजाइम की सरफेस को छोड़ देती है और इस तरीके से प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं और एंजाइम फ्रेश मॉलिक्यूल्स, फ्रेश सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को अटैच करने के लिए फ्री हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन बेसिस ऑफ की एंड लॉक प्रिंसिपल। Each enzyme has specific cavities with the active groups like NH2, COOH, SH, OH, etc. ये जो कैविटीज होती है इन्हीं में एक्टिव ग्रुप्स पाए जाते हैं। The substrate molecules having complementary shape fit into these cavities to form activated complex on the interaction with active groups। जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा उसका शेप इन्हीं कैविटीज के अकॉर्डिंग होता है, तो वो आकर के फिट हो जाता है और एक्टिव ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करके इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेस टू यील्ड द प्रोडक्ट्स। ड्यू टू लैक ऑफ एफिनिटी प्रोडक्ट्स सेपरेट फ्रॉम द एंजाइम and the enzyme becomes free for the fresh molecules। ये तो रहा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। अब हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे जैसे एक्टिव सेंटर्स है, मेरे बेटे अब हम देखेंगे एक्टिव सेंटर्स। कैटलिस्ट की सरफेस पर फ्री वैलेंसीज या रेजिडुअल फोर्सेस होती हैं। कैटलिस्ट में जो एटम्स सरफेस के अंदर होते हैं उनके बॉन्ड्स नाइबरिंग मॉलिक्यूल से सैचुरेटेड रहते हैं और जो एटम्स सरफेस पर होते हैं उनके एक साइड एटम्स ना होने के कारण फ्री वैलेंसीज या रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं। इन फ्री वैलेंसीज से ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स उतना ही ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होगा रिएक्टिविटी भी कैटलिस्ट की उतनी ही ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज कुछ स्पॉट्स पर ज़्यादा होती है जैसे कॉर्नर्स हैं, क्रैक्स हैं, पीक्स हैं। कॉर्नर, क्रैक, पीक्स पर नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज कंपैरेटिवली ज़्यादा है, इसलिए इन जगहों पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। या ये हम कहें कि ये जो स्पॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिव सेंटर्स कहा जाता है। कैटलिस्ट में एक्टिव सेंटर्स इंक्रीज करने के लिए या तो हम उसका पाउडर बना देते हैं या फिर उसकी सरफेस पर स्क्रैचेस क्रिएट करते हैं। There are free valencies on the surface of catalyst। कैटलिस्ट की सरफेस पर फ्री वैलेंसीज होती हैं। The reactant molecules are adsorbed by these free valencies। This accelerates the rate of reaction। The distribution of free valencies is not uniform। यूनिफॉर्म नहीं होता, फ्री वैलेंसीज यूनिफॉर्मली नहीं पाई जाती। These are crowded at peaks, cracks and corners। सबसे ज़्यादा
पीक्स, क्रैक्स या कॉर्नर्स पर होती है। द कैटालिटिक एक्टिविटी इज मैक्सिमम एट दीज स्पॉट्स। These are therefore referred as active centers. The number of active centers can be increased by making powder of catalyst or by scratching it. ये तो रहा एक्टिव सेंटर्स के बारे में। अब हम देखेंगे कैटलिस्ट प्रमोटर। अब हम देखेंगे कैटलिस्ट प्रमोटर, वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की तरह तो बिहेव ना करे लेकिन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे, कैटलिस्ट प्रमोटर कहलाता है। A substance which is not a catalyst itself but promotes the activity of catalyst is called catalyst promoter. ऐसा माना जाता है कि कैटलिस्ट प्रमोटर क्रिस्टल की लैटिस को इंक्रीज करता है या उसकी सरफेस पर पीक्स और क्रैक्स की नंबर को इंक्रीज करता है, जिससे कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि जब पीक्स और क्रैक्स की नंबर में इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स भी इंक्रीज होगा। प्रिज्यूमेबली द प्रमोटर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स by changing the space lattice or by increasing peaks and cracks on the surface of catalyst. For example, जब हैबर प्रोसेस से अमोनिया प्रिपेयर की जाती है तो उसमें Fe कैटलिस्ट होता है और मॉलिब्डेनम MO प्रमोटर होता है। Fe एटम्स के बीच की डिस्टेंस को मॉलिब्डेनम इंक्रीज कर देता है, क्योंकि मॉलिब्डेनम के एटम्स Fe एटम्स के बीच में आ जाते हैं और इस तरह सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस D1 मान लें बिटवीन द एटम्स और यहाँ पर D2 हो तो D2 विल बी ग्रेटर देन D1, यानी कि जो कैटलिस्ट प्रमोटर होता है वो लैटिस इंक्रीज करता है, ऐसा माना जाता है। ये कोई सर्टेन मैकेनिज्म नहीं है, ऐसा माना जाता है कि या तो ये लैटिस को इंक्रीज कर देता है या फिर ये पीक्स एंड क्रैक्स में नंबर ऑफ पीक्स एंड क्रैक्स को इंक्रीज करता है। तो या तो नंबर ऑफ पीक्स एंड क्रैक्स इंक्रीज हो जाता है या लैटिस में इंक्रीमेंट हो जाता है, लैटिस डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिससे जो अवेलेबिलिटी ऑफ एरिया फॉर द एडजॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो रहा कैटलिस्ट प्रमोटर के बारे में। अब हम देखेंगे कैटलिस्ट पॉइजन। मेरे बेटे अब हम देखेंगे कैटलिस्ट पॉइजन और इनहिबिटर को। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी माइन्यूट ट्रेसेस भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को या तो कम कर देती है या बिल्कुल ही समाप्त कर देती है। ऐसे सब्सटेंसेस को कैटलिस्ट पॉइजन या इनहिबिटर कहते हैं।
The activity of catalyst is inhibited or completely destroyed by the presence of minute traces of certain substances called a inhibitor or poison, and the process is called as poisoning. जो इनहिबिटर होता है उसकी थोड़ी सी भी अमाउंट होगी अगर, तो वो उस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रोकने के लिए सफिशिएंट हो। जो कैटलिस्ट पॉइजन या इनहिबिटर होते हैं ये या तो कैटलिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं जिससे रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब नहीं हो पाते और कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कैटलिस्ट पॉइजन कैटलिस्ट के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाए, और जब केमिकली रिएक्ट कर जाएगा तो भी वो रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। द पॉइजन में गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट इन प्रेफरेंस टू द रिएक्टेंट्स के रेस्पेक्ट में वो ज़्यादा एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी रखता हो कैटलिस्ट पॉइजन। फॉर एग्जांपल पॉइजनिंग ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लेटिनम के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगी जिससे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो एडजॉर्ब नहीं हो पाएंगे। सेकंड जो तरीका है वो ये हो सकता है कंबाइन केमिकली विद द कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट पॉइजन है वो केमिकली रिएक्ट कर जाए। फॉर एग्जांपल पॉइजनिंग ऑफ Fe कैटलिस्ट बाय H2S। Fe प्लस H2S चेंजेस इनटू FeS प्लस H2। इसमें एक नया कंपाउंड ही बन जाता है, तो जो कैटलिस्ट ओरिजिनल फॉर्म में होता है वो चेंज हो जाता है, उसका केमिकल फॉर्म ही चेंज हो गया, इसलिए रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ये तो रहा कैटलिस्ट पॉइजन और इनहिबिटर के बारे में। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। सॉलिड कैटलिस्ट या तो मेटल हो सकता है, या अलॉय हो सकता है, या मेटल ऑक्साइड हो सकता है, या मेटल सल्फाइड हो सकता है। सॉलिड कैटलिस्ट के जो मेन फीचर्स हैं उनमें पहला है एक्टिविटी। सॉलिड कैटलिस्ट की एक्टिविटी उसकी केमीजॉर्प्शन पावर पर, मीन टू से केमिकली एडजॉर्ब करने की पावर पर डिपेंड करती है। और दूसरा जो फीचर है वो है सिलेक्टिविटी। एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट करता है, इसे कहा जाता है सिलेक्टिविटी। रिएक्टेंट्स एक ही हों और कैटलिस्ट डिफरेंट हों तो जो फॉर्म प्रोडक्ट्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। जैसे CO प्लस 3H2 मीन टू से कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, देन फॉर्मेशन ऑफ मीथेन एंड वाटर टेक्स प्लेस। And if carbon monoxide, same reactants, mean to say carbon monoxide and hydrogen is catalyzed by copper oxide or zinc oxide with combination with chromium oxide, then formation of methanol takes place, and the same reactants produce formaldehyde in presence of copper at 250 degrees centigrade. Solid catalyst may be metals, alloys of metals, metal oxides, metal sulfides, etc. It may be pure substance or mixture of substance in crystalline or amorphous form. जो कैटलिस्ट होते हैं सॉलिड कैटलिस्ट वो प्योर भी हो सकते हैं, मिक्सचर भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हो सकते हैं और अमॉर्फस फॉर्म में भी हो सकते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट आर एक्टिविटी, इट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ केमीजॉर्प्शन, ये केमीजॉर्प्शन पावर पर डिपेंड करती है। और सिलेक्टिविटी, ए कैटलिस्ट इज हाईली सिलेक्टिव, इट मीन्स पर्टिकुलर कैटलिस्ट डायरेक्ट्स ए रिएक्शन टू yield particular product।
पर्टिकुलर कैटालिस्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट करता है रिएक्शन को। जैसे इस रिएक्शन, ये जो मैंने रिएक्शंस लिखी उनमें रिएक्टेंट सेम ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। जब निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो मीथेन और वाटर बनता है। जब कॉपर ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो मेथेनॉल बनता है। जब कॉपर के साथ रिएक्शन कराया जाता है कॉपर की प्रेजेंस में एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। ये तो रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट्स। अब हम देखेंगे सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। मेरे बेटे अब हम देखेंगे सेफ सिलेक्टिविटी ऑफ जियोलाइट्स। जियोलाइट्स 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स होते हैं जिनका जनरल फार्मूला MAlO2 होल X SiO2 होल Y .NH2O होता है, जहां M यूनिवेलेंट और बाईवेलेंट मेटल कैटायन है। तो इनका जनरल फार्मूला होता है MAlO2 होल X SiO2 होल Y .NH2O, और M जो है वो हो सकते हैं Na+, K+, Ca2+, मीन टू से यूनिवेलेंट और बाईवेलेंट मेटल कैटायंस। जियोलाइट्स में सेफ सिलेक्टिव नेचर हनी कॉम्ब लाइक कैविटीज के कारण होता है, जिनका साइज 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर तक होता है। इन कैविटीज में ये रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स जो कि गैसियस स्टेट में हो सकते हैं और लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिक्वायरमेंट होने पर उनका इमिशन करते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में नेचुरल और सिंथेटिक दोनों तरह के जियोलाइट्स का यूज किया जाता है। जैसे एक जियोलाइट होता है ZSM5, उसका यूज ZSM5, इसका यूज एथेनॉल को डिहाइड्रेट करके या अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके गैसोलीन बनाने में किया जाता है। जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स, बहुत छोटे साइज के जिनका डायमेंशन 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर तक होता है, तो बहुत ही छोटी साइज की कैविटीज पाई जाती हैं। These zeolites are microporous 3-dimensional silicates with general formula MAlO2 whole X SiO2 whole Y .NH2O, where M is equal to Na+, K+, Ca2+, etc. M जो है वो मेटल कैटायन है, यूनिवेलेंट और बाईवेलेंट कुछ भी हो सकता है। These are safe selective catalysts because of their cavities like honeycomb. Before using as catalyst, zeolites are heated in vacuum to remove the water from the cavities of size 260 picometer to 740 picometer. Natural and synthetic zeolites are widely used as catalyst in petrochemical industry. For example, ZSM5, a zeolite, is used to convert alcohols directly into gasoline by dehydrating them. ये तो रहा सेफ सिलेक्टिविटी ऑफ जियोलाइट्स के बारे में। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आप सभी वीडियोस को कई बार देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, NCERT की बुक को जरूर रीड करें। शेष माँ सरस्वती की कृपा रहेगी।